सेकंड ईयर की जो परीक्षा हैं वो फरवरी से स्टार्ट होनी थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से अब 18 मार्च से परीक्षाएं होंगी। तो पहला पेपर जो था वो फरवरी 26 2026 को आपका हिंदी थर्ड का होना था, जिसका पेपर कोड था 213213। ये आधुनिक हिंदी काव्य इसमें सम्मिलित होगा। आज हम इसका संक्षिप्त जानकारी इस पेपर के बारे में लेंगे और मुख्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी काव्य में जो निर्धारित कवि सिलेबस के अंदर डाले हुए हैं उनमें मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रानंदन पंत है, महादेवी वर्मा हैं, रामधारी सिंह दिनकर है और द्रुतपाठ। तो आपका सबसे पहले जो आज की जो वीडियो में डिस्कशन करेंगे वो हमारा होगा। मैं आधुनिक हिंदी काव्य मुख्य रूप से 1900 के बाद की काव्य प्रवृत्तियों, भारतेंदु युग से नई कविता तक का अध्ययन शामिल है। इसमें काव्य सौंदर्य ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष व कला पक्ष, और इसमें कवि जैसा मैंने बताया था निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी, मैथिली शरण गुप्त और दिनकर। और आधुनिकता, राष्ट्रीयवाद व मानवीय दृष्टिकोण जैसे विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पेपर एक में हिंदी काव्य पेपर एक आधुनिक हिंदी काव्य की शुरुआत 1850 से 1900 के आसपास के राष्ट्रीयता व चेतना। भाव पक्ष इसमें प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, नारी भावना, नीति निरूपण, मानवीय दृष्टिकोण। ये भाव पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। कला पक्ष में छंद योजना, अलंकार विधान, भाषिक रसाव, शैलीगत भाषा, और प्रमुख विषय जो होंगे वो सामाजिक राजनीतिक चेतना, नई चेतना, वैचारिक बदलाव। सबसे पहले जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि हैं और गुप्त जी को हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि के रूप से सम्मानित किया हुआ है। इनको राष्ट्र कवि, इनकी कौन सी रचना के लिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, तो अगर ये प्रश्न आता है तो भारत भारती। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त जी की किस रचना ने उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि दिलाई, तो आप लिखेंगे, उसका आंसर होगा भारत भारती। उन्हें राष्ट्र कवि के रूप से प्रसिद्धि दिलाई। 1912 में ये प्रकाशित हुई थी इनकी रचना। और इनकी जो कविताएं हैं इनमें राष्ट्रीय चेतना, भारतीय संस्कृति, आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों का सुंदर समन्वय मिलता है। गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चिरगांव झांसी में हुआ। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त साहित्य प्रेमी थे, जिससे उन्हें प्रारंभ से ही साहित्य वातावरण मिला। औपचारिक इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा कम होने पर भी उन्होंने स्व अध्याय से अपने आप पढ़ करके संस्कृत, हिंदी और बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उनकी जो रचनाएं हैं कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी रचनाओं में देशभक्ति, नैतिकता और आदर्श जीवन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। उनकी भाषा बिल्कुल सरल है, सरस है और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जो सीधे हृदय पर प्रभाव डालती है। कहने का मतलब ये है कि उनकी भाषा आम जन तक पहुंचती है, क्योंकि वो दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग ज्यादा करते थे। और खड़ी बोली। भारत भारती मैंने जैसा बताया कि इसी रचना जो 1912 में इनकी रचना प्रकाशित हुई थी, उन्हें हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि के रूप से सम्मानित किया गया। और भी अगर इनकी रचनाएं हैं तो साकेत, पंचवटी। पंचवटी हमारे सिलेबस में है। इसके प्रथम 10 पद जो है उनके बारे में हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद यशोधरा और जयद्रथ वध। अगर आता है कि मैथिली शरण गुप्त की 4 काव्य कृतियां लिखिए, तो आप पंचवटी, उच्छ्वास है, यशोधरा है, साकेत है। तो इस तरीके से आप गुप्त जी की अगर रचनाओं के बारे में पूछता है तो आप लिख सकते हैं। साहित्यिक विशेषताएं,
अगर प्रश्न होता है कि गुप्त जी के साहित्यिक विशेषताएं, तो खड़ी बोली जैसा मैंने बताया, सशक्त प्रयोग, राष्ट्रीय भावना उत्कर्ष है, आदर्शवादी दृष्टिकोण, सरल एवं प्रभावपूर्ण भाषा, चरित्र चित्रण में कुशलता। निधन इनका 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। और जो एग्जाम टीम में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के प्रमुख कवि थे। उनकी कविता में राष्ट्रीयता, आदर्शवाद और सरल भाषा की प्रमुखता है। ये दो चीजें आपको याद रहनी चाहिए, है ना। तो आप इनके बारे में ये जानकारी अगर पूछा जाए, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय, कवि परिचय, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आते हैं जो हमारे सिलेबस में है पंचवटी। तो पंचवटी के जो पद हैं उनमें से हम एक एक पद के बारे में थोड़ी थोड़ी जो डिटेलिंग है, क्योंकि आपने किताब, इसकी पुस्तक जो है वो पढ़ी नहीं होगी, तो इसका 10 पद हैं। 10 पदों का मैं छोटा छोटा सारांश, ताकि आपको उस पंचवटी के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। पंचवटी का सौंदर्य, पंक्ति के भावार्थ के साथ में, पंचवटी वह पुण्य प्रदेश। पंचवटी, पहले अगर आपको पंचवटी के बारे में, तो आपको रामायण के आपने देखी होगी टीवी पर, या रामायण के बारे में पढ़ा होगा, या रामायण की कहानियों के रूप में पढ़ा होगा। तो पंचवटी, जब श्री राम और लक्ष्मण सीता वनवास पे निकलते हैं, तो उन्होंने गोदावरी के तट पर एक छोटी सी कुटिया उस वनवास पीरियड में बनाई, जिसका नाम पंचवटी है। उसी पंचवटी को लेकर के गुप्त जी ने ये पदों की रचना की, जिसमें 10 पद हमारे सिलेबस में हैं। तो पंचवटी का वह पुण्य प्रदेश, कवि कहता है पंचवटी एक पवित्र और सुंदर स्थान है। वहां प्रकृति का सौंदर्य सामान्य स्थानों से कहीं अधिक मनमोहक है। चारों तरफ हरियाली है, मनमोह लेती है। पेड़ों की डालियों से मानो शांति बरस रही हो। वातावरण अत्यंत शांत है। तो यहाँ प्रकृति, यहाँ मानसिक शांति का प्रतीक है, इसका अर्थ है पहले पद में। दूसरा पद में, जिस नदी के किनारे गोदावरी के ये पंचवटी बनी हुई है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। कलकल करती गोदावरी, गोदावरी नदी मधुर ध्वनि के साथ बह रही है। शीतल निर्मल जल की धारा, उसका जल ठंडा और बिल्कुल स्वच्छ है। मानो गाती मधुर तरंगे, लहरों की आवाजें ऐसी लगती है जैसे कोई मधुर गीत गा रहा है। पावन करती धरा सारा, नदी का जल पूरे क्षेत्र को पवित्र बना रहा है। जीवन और पवित्रता का प्रतीक है यहाँ नदी। वन का सौंदर्य, पहले पद में आपने पंचवटी, दूसरे में आपका गोदावरी, और तीसरे में वन का सौंदर्य, लताओं से लिपटे तरवर, पेड़ों की सुंदर लताएं लिपटी हुई हैं, चारों ओर फूल खिले हुए हैं, मानो बसंत आ गया है। हल्की ठंडी हवा चल रही है जो सुख दे रही है, और पूरा जंगल मधुर और आनंद में लगता है। तो यहाँ सौंदर्य और आनंद का स्रोत है प्रकृति। फिर पक्षी और पशु, गाते पिक मधुर स्वर, कोयल आदि पक्षी मीठा गा रहे हैं। हिरन बिना डर के इधर उधर घूम रहे हैं। जंगल में कहीं भी डर का वातावरण नहीं है, सभी जीव शांति से जीवन जी रहे हैं। आदर्श प्रकृति और संसार, भयमुक्त जीवन, ये गहरा अर्थ है इसमें पक्षी और पशुओं को लेकर के। पद 4। पद 5 में राम के चरित्र के, श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है। वन में रघुनाथ प्रसन्न, राम वन में भी प्रसन्न और शांत है। उन्होंने कठिनाइयों में अपना धैर्य नहीं खोया है। वो हर परिस्थिति में मर्यादा को निभाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। उनका मन कर्तव्य से कभी नहीं डिगता है। राम एक आदर्श पुरुष है। फिर हम पद वाइज देखते हैं, तो पहले पद में आपकी पंचवटी है, दूसरे पद में गोदावरी नदी के बारे में है, तीसरा वन, और चौथा पशु पक्षी, और 5 में राम का चरित्र, जिसमें वो प्रसन्न है, शांत है, धैर्य उन्होंने खोया नहीं है, और हर परिस्थितियों में वो अपनी मर्यादा का निर्वहन निभा रहे हैं। आदर्श पुरुष का वहां पर चरित्र किया है। सीता का स्वरूप पद 6 में है। सीता सरल सुभग सुहाई, सीता सरल और अत्यंत सुंदर स्वभाव वाली है। वो आदर्श पत्नी का रूप प्रस्तुत कर रही है। वनवास का वो भी प्रसन्नता से स्वीकार करती है। पति के साथ रहकर वह हर दुख भूल जाती है। त्याग और नारी आदर्श, यहाँ उन्होंने पद 6 में सीता के अर्थ का वर्णन किया है। लक्ष्मण का सेवा भाव पद 7 में है। सेवा में सदा तत्पर है, लक्ष्मण हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। कहीं भी किसी भी पद में लक्ष्मण का अगर वर्णन आता है तो आप सेवा भाव का है। राम का आदर्श पुरुष का है। सीता का आदर्श नारी का है, आदर्श पत्नी का है, और यहाँ पर आदर्श भाई और सेवक का है लक्ष्मण का। उन्होंने अपना जीवन राम सीता को समर्पित कर दिया। असीम त्याग और श्रद्धा है, कर्तव्य ही उनके जीवन का आधार है। आदर्श भाई और आदर्श,
और पद 8 में कुटिया का जीवन है। तीनों ने वन में एक साधारण कुटिया बनाई है, वो भले ही छोटी है पर प्रेम और संतोष से भरी है। सादा जीवन ही सच्चा सुख देता है, यही भाव है। पद 9 में पारिवारिक प्रेम है। पारिवारिक प्रेम में तीनों के बीच गहरा प्रेम और अपनापन है, एक दूसरे के सुख दुख के साथी है। उनका जीवन एक आदर्श परिवार का उदाहरण देता है। पद 10 में कवि का संदेश है कि सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं है। प्रेम, त्याग, संतोष और कर्तव्य से जीवन सुंदर बनता है। वनवास भी इन गुणों से सुखमय हो सकता है। तो इसमें याद रखने की जो ट्रिक है, प्रकृति, आदर्श जीवन, पारिवारिक प्रेम और जीवन संदेश, आप इन्हें नोट कर लें तो आपको पूरी पंचवटी का इन 10 पदों का वर्णन मिल जाएगा कि प्रकृति है जिसमें पंचवटी है, गोदावरी है, पशु पक्षी हैं, वन है, और आदर्श जीवन में राम है, पारिवारिक प्रेम है, तीनों का, राम, लक्ष्मण और सीता, जीवन का संदेश है। तो इस तरीके से अब हम एक कोई पद इसका ले लेते हैं, उसकी व्याख्या। ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है और हर साल आता भी रहा है। तो इस पर जैसे मान लीजिए, किसी व्रत में है वृत्ति वीर यह निद्रा को जो त्याग किए, राज भोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। तो यह पद्यांश प्रसंग, यह पद्यांश पंचवटी काव्य से लिया गया है। इसमें कवि लक्ष्मण के त्याग, सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा का मार्मिक चित्रण करता है जब वे राम सीता की कुटिया की रक्षा में लगे हुए हैं। व्याख्या, कवि आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता कि यह वीर लक्ष्मण किस प्रकार का व्रत धारण किए हुए हैं कि उसकी नींद तक का त्याग कर दिया। जो राजमहल के सुख भोगने योग्य था वह आज वन में वैराग्य भाव से बैठा हुआ है। कवि आगे कहता है कि जिस साधारण कुटिया का यह प्रहरी बना हुआ है उसमें भला कौन सा धन है। वास्तव में वहां कोई भौतिक संपत्ति तो है नहीं, फिर भी लक्ष्मण पूरे मन से उसकी रक्षा में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए वह कुटिया, वही सेवा उनका तन मन और पूरा जीवन है। अर्थात लक्ष्मण के लिए सच्चा धन राजवैभव नहीं, बल्कि अपने भाई राम और भाभी सीता की सेवा और उनकी रक्षा करना है। कवि ने यहाँ त्याग, कर्तव्य और भातृ प्रेम की सर्वोच्च भावना को प्रस्तुत किया है। तो भाव इसमें लक्ष्मण का अद्भुत त्याग, सेवा और कर्तव्य की महत्ता और भ्रात प्रेम और समर्पण। अलंकार, प्रश्नोक्ति अलंकार है किस व्रत में। अनुप्रास अलंकार, तन है मन है जीवन है। और विरोधाभास का सौंदर्य, राज्य भोग्य होते हुए भी वनवासी जीवन। तो इस प्रकार अगर इसमें और भी कोई क्वेश्चन, जैसे पंचवटी कविता में धीर वीर निर्भीक कामना किसे कहा गया है, तो लक्ष्मण जी को कहा गया है। आप प्रश्न के आधार पर कोई भी प्रश्न पंचवटी से आता है तो आपको अगर इन 10 पदों का साधारण अर्थ और इस कहानी का आपको संदर्भ पूरा पता है तो आप उस सारांश के आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अपने पीछे आते देख लक्ष्मण से राम ने क्या कहा और लक्ष्मण ने उसका क्या उत्तर दिया। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो अपने पीछे आते देख लक्ष्मण से राम ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि मेरे सर्वस्व आप है, जहाँ जा रहे हैं मैं वहीं जा रहा हूँ। ये वनवास को जब निकले, लक्ष्मण के वन जाने की बात पर सीता जी ने लक्ष्मण से क्या कहा और लक्ष्मण ने उसका क्या उत्तर दिया। तो ये आपको अगर रामायण की कहानी पता है तो सीधा सा मतलब है, सीता और राम नहीं चाहते थे कि लक्ष्मण उनके साथ आए, है ना। तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण के वन जाने पर सीता जी कहती है कि पिता की आज्ञा से अपना सब कुछ छोड़कर हम वन जा रहे हैं, किंतु देवर जी आप त्यागी बनकर इस घर से मुंह मोड़कर क्यों आ रहे हैं। तब लक्ष्मण उनसे कहने आए कि आपने तो बेबस ही मुझे त्यागी बना दिया, मैं श्री राम के चरणों की सेवा में मुझे अपना भागीदार समझे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी कि आपको अगर आधार पता है तो कोई भी प्रश्न इस पंचवटी प्रसंग से आता है या गुप्त जी के बारे में आता है तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो आज हमारा ये एक छोटा सा वीडियो था, इसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लगभग जितने प्रश्न आते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिए हैं। और इसके बाद में हम जो अगली वीडियो होगी उसमें जयशंकर प्रसाद जी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसमें बीती विभावरी जागरी आंसू के प्रारंभिक 10 छंद और अरुण यह मधुमेह देश हमारा पेसोला की प्रतिध्वनि, इनके बारे में हम पूरा विस्तार से उसमें स्टडी करेंगे। तो लगभग आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी उपयोगी होगी, आप इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ें
और अगली वीडियो में हम कुछ और इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे जो यूनिवर्सिटी पूछ सकती है उनके आधार पर प्रस्तुत करेंगे। चलिए, थैंक यू। और अगर आपको ये अच्छा लगा, थोड़ा सारांश मैंने जिस तरीके से विस्तार से आपको बताया है, आपको समझाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।